अस्सलामुअलैकुम बच्चों, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद ज़ैनुल आबिदीन फ्रॉम किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज का हमारा टॉपिक है कि कोई टॉपिक नहीं है, आज हम गाइडेंस दे रहे हैं। ओके, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आजकल चल रहा है वो ये है कि हाउ टू टैकल नेशनल एमडी कैट। ओके ओके ओके। अब नेशनल एमडी कैट में ऐसा हो गया कि बायोलॉजी आपकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि वो 45% आ रही है, केमिस्ट्री आपकी 25% हो चुकी है, फिज़िक्स 20% हो चुकी है, यानी फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस अब थर्ड पे आ चुकी है। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग 5% यानी उनका खाता ही बिल्कुल गुल कर दिया है। ओके, तो अब हमें इसके हिसाब से अपने आप को अडॉप्ट करना है। जिस तरह हम पहले तैयारी कर रहे थे, सब सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस दे के इक्वलाइज किया हुआ था, अब हमने वैसा नहीं करना। अब हमने प्रेफरेंस के हिसाब से चलना है कि अब अगर 45% इसका है तो हमें बाकी सब्जेक्ट्स को उनकी हैसियत, उनकी परसेंटेज के हिसाब से उनको इम्पोर्टेंस देनी होगी। अच्छा, टाइम टेबल के हवाले से जो है ना स्केजुअल वो मैंने बना लिया हुआ है, लेकिन उसको एक ही वीडियो में करना मुश्किल था, क्योंकि वो जो टाइम टेबल है ना वो मैंने फ़िज़िकल एकेडमी वाले बच्चों और नॉन फिज़िकल एकेडमी वाले बच्चों दोनों के लिए बनाया है। तो अलग अलग टाइम टेबल होगा, दोनों का अलग अलग सब होगा। तो हम एक ही टाइम टेबल के ऊपर वीडियो बना लेंगे जिसमें हम 3-4 तरह के टाइम टेबल देख लेंगे, उसमें से जो मोस्ट सूटेबल आपको लगे वो आपने फिर फॉलो कर लेना है अपने हिसाब से, उसमें एडजस्टमेंट करके। तो मैं आप समझाता हूँ आपको कि किस तरह करना है। अभी नेशनल एमडी कैट के एमसीक्यूज है, यानी 45% बायो का है, 25% केमिस्ट्री का है और 20% फिजिक्स का हो चुका है, 5 है इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। तो अब हम आते हैं इनकी ऊपर फोकस कैसे करना है हमने। फ़र्ज़ कर लें हम कोई बच्चा है वो 12 घंटे पढ़ता है, 12 घंटे पढ़ता है, यानी इस 12 घंटे में से उसको अगर वो फिज़िकल एकेडमी जाता है तो तकरीबन उसको 5 से 6 घंटे वहाँ रिज़र्व कर दिए उसने। 6 घंटे वो सेल्फ स्टडी कर रहा है। अब इस 6 घंटे में से 45% जो कि तकरीबन 2.5 घंटा बनता है, 2.5 घंटा उसको देना चाहिए इस बायो को, ठीक है। और अब बाकी जो टाइम बचता है ना, बाकी टाइम बचता है, कितना टाइम बचता है 3.5 आवर्स, उसमें उसने ये 2 करने हैं और इनको टाइम देना है थोड़ा सा, ठीक है। इनका टाइम बहुत कम बनता है, तो हम इंग्लिश का रख लेते हैं कि हमने इसको 0.5 और दे दिया, यानी कि आधा घंटा दे दिया, और साथ ही लॉजिकल रीजनिंग भी देख लिए। 0.5 आवर में यही हो पाएगी सिर्फ। लॉजिकल रीजनिंग हम वीकेंड पे ही देखा करते हैं अक्सर, या कुछ लोग देखते नहीं है, मैं तो देखते नहीं था इसको। पेपर से 1-2 दिन पहले ही मैंने प्रैक्टिस की और जो टेस्ट होते थे उसमें सॉल्व करता था, बस कोई इसकी नहीं मैंने तैयारी की, पढ़ा नहीं। तो ये हो जाती है आपने, लेकिन इस तरह निगलेक्ट करके इसको छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से करना है। जो टेस्ट, अगर मेरे ये था कि मैं टेस्ट में सॉल्व करता था तो मेरे ठीक हो जाते थे, एमसीक्यूज अच्छे नंबर आते थे, लॉजिकल रीजनिंग में पूरे आ जाते थे, तो बगैर तैयारी के भी। तो फिर मुझे नहीं महसूस हुआ कि मुझे करना चाहिए इसको, अगर मेरे गलत होते तो फिर मैं इसको करता। अच्छा, ये लॉजिकल रीजनिंग का बता दिया कि आप वीकेंड पे कर सकते हैं इसको। ये 0.5 आवर इसका हो गया। अब 3 घंटे रह गए पीछे आपके पास, उसमें आपने देना है केमिस्ट्री और फिजिक्स को। सो केमिस्ट्री में अब चीज़ें ज़्यादा हैं, चैप्टर बढ़ा भी दिए हैं, तो आप इसमें से 3 घंटे में से तकरीबन 2.5 आवर्स देंगे इसको, ठीक है। और 2.5 कह रहा हूँ, आप 1.5 आवर्स इसको देंगे और 1.5 हाफ कर लेना, हाफ इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी। तो ये था अकेडमी वाले बच्चे का। अब नॉन अकेडमी वाले बच्चे के पास खुला टाइम होता है, वो खुल के टाइम दे सकता है। अब अकेडमी वाला बच्चा जो है ना, उसने क्या करना है, जो नेक्स्ट डे उसका टेस्ट है उसने वो भी तैयार करना है, तो बीच में ये भी है कि उसने अकेडमी का टेस्ट भी तैयार करना है, फिर वो चाहता है कि मैं सेल्फ स्टडी भी कर लूँ, तो इसलिए उसके लिए बहुत मुश्किलात के सामने हैं। तो उसके लिए प्रॉपर टाइम टेबल जो है वो मैंने अलग वीडियो में बनाया, तो वो भी अपलोड कर दूंगा, तो उसमें आपने देख लेना है। तो अभी हम टाइम टेबल की बात नहीं कर रहे, अभी तो मैंने एक एवरेज सा टाइम बताया कि इतनी देर कोई बच्चा पढ़ता होगा, ठीक है। तो 6 घंटे उसके पास सेल्फ स्टडी के हैं, उस 6 घंटे में वो अपना ये वाला भी कर सकता है इस तरह, और वो अपना तैयार भी कर सकता है। अच्छा, अब हम आते हैं एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ जो हैं वो नेशनल एमडी कैट के कैसे टैकल किए जाएं। सिंपल बात, इस नेशनल एमडी कैट को हवा नहीं बनाना कि ये कुछ अलग से हो रहा है, ये कुछ अलग से नहीं हो रहा, ये जिस तरह पहले एमडी कैट होता है उसी तरह होगा। बस आपको ये बताया जा रहा है कि नेशनल एमडी कैट है। जिस तरह के एमसीक्यूज़ आप सॉल्व कर रहे हैं डिफरेंट अकेडमीज़ में या प्रैक्टिस के लिए,
पास पेपर वाले स्पेशली उसी तरह के एमसीक्यूज आएंगे। कोई नई कंपनी या कोई नया जो नुस्खा है वो तैयार नहीं होगा, सिर्फ वही एमसीक्यूज होंगे। ठीक है, अभी हो सकता है कि उनके पूछने का वे डिफरेंट हो। यानी मैं इतना गारंटीड कह सकता हूँ कि अगर किसी बच्चे ने पंजाब की बुक्स और फेडरल की बुक्स अच्छे से डीपली पढ़ी हैं तो वो इस काबिल होगा कि स्टेटमेंट को समझ सके और करेक्ट आंसर तक पहुंच सके। ठीक है, बीच में हो सकता है कि कुछ एमसीक्यूज ऐसे हों जिससे उसको कॉन्सेप्ट को इंटरलिंक करना पड़े। ठीक है, जिससे लेकिन फाइनल रिजल्ट यही होगा कि वो फाइनल अपने आंसर तक पहुंच जाएगा। अच्छा, तो सर हमें क्या आप डिफरेंट प्रोविंसेस की बुक्स पढ़नी चाहिए या नहीं? अब वो डिपेंड करता है, एक रिपीटर बच्चा और एक फ्रेशर बच्चा है। फ्रेशर बच्चा अगर इस तरह करेगा कि वो तमाम प्रोविंसेस की बुक्स पढ़ने लग गया तो ये होगा कि वो सिर्फ बायो ही करता रह जाएगा, बाकी सब्जेक्ट्स कहाँ जाएंगे? नहीं, इस तरह नहीं। फ्रेशर जो बच्चा है उसको ये चाहिए, उसको लिमिटेड सोर्स यूज करने चाहिए, लिमिटेड और मोस्ट यूजफुल रिसोर्सेज यूज करने चाहिए। तो फ्रेशर बच्चे के लिए ये रिकमेंडेशन है कि वो अपनी पंजाब की बुक, अगर वो पंजाब का स्टूडेंट है, पंजाब की बुक उठाए, उसको अच्छे से रीड करे। बायो की बात कर रहा हूँ अभी, उसको अच्छे से रीड करे। अपनी फेडरल की बुक उठाए, उसको अच्छे से रीड करे। उसके बाद देखे एमसीक्यूज पास पेपर वाले, इंशाल्लाह कोई एक ऐसा एमसीक्यूज भी नहीं होगा अगर उस बच्चे ने अच्छे से रीड किया है और वो उसे नहीं आ रहा पास पेपर वाला, डन हो गया, और उसी तरह के क्वेश्चन आगे आने। तो फ्रेशर बच्चे को चाहिए कि वो लिमिटेड एंड मोस्ट यूजफुल रिसोर्सेज यूज करे, जबकि रिपीटर जो बच्चा होता है उसके पास टाइम खुला होता है, उसने पंजाब टेक्स्ट बुक पहले ही पढ़ी होती है, उसको फिंगर टिप्स पे होती है, उसने फेडरल भी पढ़ी हुई होती है। अब उस बच्चे को ये चाहिए कि वो रिस्क या अपने जो है क्या कहते हैं किसी किस्म का ना कमी ना छोड़े। अगर उसको दूसरे प्रोविंसेस सिंध की, केपी की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मिलते हैं कहीं से तो वो उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखे। अगर उसके पास कोई पहले से नोट्स बने हुए हैं दूसरे बुक्स के तो वो नोट्स उनसे देखे पॉइंट्स को, या अगर उसके पास इतना टाइम है कि वो एक चैप्टर को डिफरेंट बुक से रीड कर सकता है तो वो कर ले। ये है रिपीटर बच्चे का काम। ठीक है, फ्रेशर बच्चे का काम नहीं है कि वो चारों प्रोविंसेस की बुक से बायो पढ़े, फिर केमिस्ट्री भी देखे, फिर वो भी करे। उसका काम क्या है? मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है किसी भी बच्चे के लिए वो यही है कि पंजाब की बुक पढ़े और फेडरल की लाजमी पढ़े बायो के लिए। तो खास तौर पे फेडरल की बायो में से क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, और अब जो सिलेबस की आउटलाइन है वो फेडरल वाले सिलेबस के हिसाब से है। जिस तरह बायोटेक्नोलॉजी के आपने देखे होंगे टॉपिक्स, कुछ बच्चे बता रहे थे कि वो फेडरल वाले बुक में उसी तरह से दिए हुए हैं। इसका मतलब वो जो सिलेबस बना है वो फेडरल वाले से अलाइन कर रहा है। तो चांसेस यही हैं कि उसी तर्ज के फेडरल वाले जो हैं फेडरल के सिलेबस में से ज़्यादा एमसीक्यू बनाए जाएं, ये हो सकता है। तो आपने फ्रेशर बच्चे हैं तो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है, आपने देखें करने को आप जितना मर्जी कर लें, कोई पाबंदी नहीं है आप पे, लेकिन बच्चों को ये चाहिए होता है मिनिमम रिक्वायरमेंट जिसके ऊपर हम सेटिस्फाई हो सकें अपनी तैयारी पर। वो यही है कि आप पंजाब की बुक पढ़ें, फेडरल की बुक पढ़ें और ये बायो की बुक्स आपके ये दोनों बुक्स अच्छे से आती हों, फेडरल के सारे कॉन्सेप्ट्स पता हों, ये डिफरेंस पता हों कि फेडरल में क्या बातें हैं और इसमें क्या बातें हैं। कुछ एडिशनल बातें फेडरल में होती हैं, पंजाब वाली में नहीं होती। तो और पंजाब की बुक आपकी फिंगर टिप्स पे हो, इस तरह हो जिस तरह आप फिल इन द ब्लैंक सॉल्व करें तो एक लाइन में बोलूँ और आपको आती हो वो लाइन। ये तो होगी हमारी बायो की बात। मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दी, रिपीटर्स का बता दिया कि उनको जहां से रिसोर्सेज मिले वो यूज कर सकते हैं, कीपिंग इन व्यू देयर टाइम मैनेजमेंट एंड ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, टाइम टेबल में आगे बता देता हूँ। अच्छा, केमिस्ट्री का, अब बच्चे कहते हैं कि केमिस्ट्री का हमें क्या डिफरेंट बुक्स पढ़नी चाहिए, नहीं पढ़नी चाहिए, या कैसे देखना चाहिए। केमिस्ट्री का ये हिसाब किताब है, पहले तो आपको अपनी पंजाब वाली बुक अच्छे से आती हो। जिस तरह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, आपको रिएक्शंस के कॉन्सेप्ट पता हो कि ये इसकी हाइड्रोजनेशन होगी तो ये चीज़ बनेगी, इसकी साइक्लाइजेशन होगी तो ये बनेगा। ठीक है, और बाकी सब चीज़ें, मतलब अगर आपको एक जनरल चीज़ पता है तो आप उससे एग्जाम्पल रिजॉल्व करके बना सकते हो कि ये किस कॉन्सेप्ट से पूछे जा रहा है। सो आपको पहले कॉन्सेप्चुअल पता हो बातें, फिर आप आगे कर सकते हो। ठीक, और डिफरेंट प्रोविंसेस मैंने तो नहीं पढ़ी थी इसकी आप ये कर सकते हैं कि कोई अच्छी सी बुक यूज़ कर सकते हैं। अब वो अच्छी सी बुक केमिस्ट्री की मेरी नज़र से कोई नहीं गुजरी अभी तक कि जो मैं बता सकूं कि रिकमेंड कर सकूं कि ये वाली बुक अच्छी है। ऐसी केमिस्ट्री की कंप्लीट बुक नहीं मिली कोई। ओके, फिजिक्स की तो हैं, वो आपको बताई हुई हैं। और अच्छा, केमिस्ट्री में अब आपको क्या करना चाहिए, एक तो आपने अपने जो पंजाब की बुक है वो पढ़ ली, आपने अपने नोट्स पढ़ लिए, अच्छे से लेक्चर दे दिए। उसके बाद अगर आपको कहीं से इसके एडिशनल पॉइंट्स मिलें जो
दूसरी बुक्स में लिखे हुए हैं, तो उनको बस पॉइंट्स को देख लें, पूरी बुक को रीड करने की ज़रूरत नहीं है। और इसमें एडिशनल पॉइंट्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती, इसमें बस ना आपने वो जो एक्सेप्शंस होती हैं ना इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि ट्रेंड एक रेगुलर चल रहा है और कोई जो एटम है या एलिमेंट है वो उससे जो है ना हट गया है, एक्सेप्शन आ गई है, तो वो ही MCQs बन जाता है। ठीक है, तो वो आपने एक्सेप्शंस याद रखनी है और आपने जनरल मैकेनिज्म याद रखनी है कि इसमें ये होता है, तो वहाँ पे एग्जांपल आई हुई होगी और आपने जज करना होगा कि यहाँ पे इससे कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, तो वो आसान हो जाएगा काम। ठीक है, और यानी कॉन्सेप्ट से लेकर चलना है इसको, थोड़ा सा ऑर्गेनिक वाली को कॉन्सेप्ट से, इनऑर्गेनिक वाली को रट्टे से, और फर्स्ट ईयर वाली भी कॉन्सेप्ट से है, जिस तरह वो मोल वाला चैप्टर है। और बाकी इसमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, ये कवर हो जाती है पंजाब बुक को अच्छे से पढ़ने से, कॉन्सेप्ट लेने से और अपने नोट्स और लेक्चर को ध्यान से सुनने से, ये कवर हो जाती है। इसमें भी इतनी बुक्स का ज़्यादा रोल नहीं है, इस बुक का ज़्यादा रोल होता है बायो में। अब हम आते हैं फिज़िक्स की तरफ। इसका तो अच्छे से आपको बताया हुआ है कि फ़िज़िक्स में आपने क्या करना है, आपको डिफरेंट बुक्स पढ़ने की कतई ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, 4 स्टेप बताए हुए हैं सबके लिए। सबसे पहला स्टेप होता है कि आपने अपना लेक्चर लेना है। दूसरा स्टेप होता है आपने अपनी बुक की रीडिंग करनी है, जो कि आपकी पंजाब की टेक्स्ट बुक होती है, मतलब साइड बॉक्स देखने हैं और इंपॉर्टेंट लाइन देखना है। तीसरा स्टेप आता है आपके अपने नोट्स, जो अगर रिपीटर बच्चा है उसके पास ज़्यादा नोट्स होंगे तो वो अपने नोट्स को देखे। चौथा स्टेप आता है आपने अपना क्या करना है, सोर्स बुक यूज़ करनी है। कोई सोर्स बुक जो आप यूज़ कर रहे हैं वो कोई भी बुक हो सकती है, किसी भी एकेडमी की, कोई रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि सब बुक्स अच्छी होती हैं। डन हो गया। उसके बाद आती है हमारे पास 5वां स्टेप, वो होता है आपके पास प्रैक्टिस का। प्रैक्टिस के लिए आपके पास स्टैंडर्ड होना चाहिए एक, ये ना हो कि आप कहीं से भी मुंह उठाकर प्रैक्टिस कर रहे हो किसी भी एकेडमी के, चाहे वो MCQs गलत ही हों, उनकी कीज़ गलत हों और आप अपने कॉन्सेप्ट का बेड़ा गर्क कर लें वहाँ से। आपने क्या करना है, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करनी है, सब सब्जेक्ट्स की। पास्ट पेपर तमाम प्रोविंसेस के, नम्स वाले, ईटा वाले, जो भी हैं सब के सब करने हैं, तमाम सब्जेक्ट्स के। कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं बस UHS वाले करने, नहीं, सब सब्जेक्ट्स के करने हैं। फिजिक्स के लिए स्पेशली ईटा, उसमें टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं और वो इंपॉर्टेंट होते हैं कॉन्सेप्ट, तो वो लाजमी तौर पर अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है बात। तो अब हम आते हैं इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग। इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग को थोड़ा थोड़ा रोज़ाना साथ लेकर चलते रहें तो ये इंशाल्लाह मसला नहीं करेंगे आप लोगों का, और इनका भी पास्ट पेपर से देख लीजिएगा। तो मेन सब्जेक्ट जो थे हमारे बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इसमें मैंने बता दिया कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस किसकी है, पास्ट पेपर की प्रैक्टिस की। आप इधर उधर प्रैक्टिस में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अपना, आप लोग पास्ट पेपर की प्रैक्टिस करेंगे और तमाम प्रोविंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, डिफरेंट एकेडमीज़ के इस तरह होता है कि उनके MCQs गलत हो सकते हैं, उनकी कीज़ गलत हो सकती हैं, या वो MCQs AI जनरेटेड हो सकते हैं, और वो आप लोगों को ऐसे ट्रैक पर चला सकते हैं जो MD-CAT से बहुत दूर है। मतलब कि वो ऐसे MCQs आपको देंगे जो कभी दूर दराज भी MD-CAT में नहीं आ रहे। वो ऐसे ऐसे कम्प्लेक्स सर्किट आपको दे देंगे कि इनकी रेजिस्टेंस बताओ, तो वो कभी भी MD-CAT में वो नहीं आएंगे, ना उस तरह का क्वेश्चन आएगा। बस आप वो टेस्टों में सॉल्व करते रह जाएंगे, उनको समझते रह जाएंगे, उन पर गलत चीज़ पर टाइम वेस्ट करते रह जाएंगे, और वो टेस्ट में कभी नहीं आएगा। कोई चीज़ अगर आपको नहीं आती तो सबसे पहले ये जज करो कि क्या ये इम्पोर्टेंट भी है मुझे आना, क्या मुझे ये आनी भी चाहिए MD-CAT के लिए, क्योंकि मैंने तो MD-CAT करना है, मैंने फिजिक्स में मास्टर्स नहीं करना, मैंने बायो में, केमिस्ट्री में नहीं करना, तो भाई मैं क्यों करूं, मुझे उतनी चीज़ पता होनी चाहिए जो MD-CAT में आनी है। तो अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती तो सबसे पहले पास्ट पेपर खोलो, उठाओ, जाके देखो कि वो पास्ट पेपर में कितनी बार आई हुई है, क्या आई भी हुई है। अगर नहीं आई हुई है एक भी बार तो उसको कहो कि भाई अल्लाह हाफिज़, मैंने ये करनी ही है क्योंकि ये आई ही नहीं हुई। डन हो गया। अब हम आते हैं स्ट्रेस और प्रेशर वाली बात पर। अब प्रेशर और स्ट्रेस ना तभी आता है या तो बच्चे ने ना पढ़ाओ, ठीक है, टाइम पर ना पढ़ाओ, और आगे जब टाइम कुछ दिन वेस्ट हो गए, 2 हफ्ते वेस्ट हो गए, तो उसे लग रहा है क्या है, मैं तो पीछे रह गया, बाकी सब दुनिया आगे निकल गई, मेरा तो जहान लुट गया और मैं अब नहीं मैनेज कर सकता। यही होती है वजह, और कोई वजह नहीं होती। दूसरी वजह ये भी हो सकती है कि आप सही पढ़ रहे थे, आपने साथ साथ काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो आपके साथ वाले बच्चे हैं उनके MCQs आपसे ज़्यादा ठीक हो रहे हैं। अगर आप कहीं पे टेस्ट दे रहे हैं, आप देख रहे हैं कंपैरिजन, तो उनके MCQ ज़्यादा ठीक हो रहे हैं और आपके कम ठीक हो रहे हैं, तो आप ये सोचते हैं लो जी, इसके मैं भी पढ़ता हूँ, ये भी पढ़ता है, हम बराबर ही टाइम देते होंगे, लेकिन उसके MCQ ज़्यादा ठीक हो रहे हैं, मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं, तो ये इस चीज़ से आपको स्ट्रेस होता होगा। ठीक,
और एक होता है आपका इन्वायरमेंट, जब आप देखते हो कि फ़लाना बच्चा आके कहता है मैंने फ़लानी के की बुक से ये बात रीड की, मैंने इस बुक से ये रीड कर लिया, तो आप कहते हो कि हाँ इसने तो वो भी पढ़ लिया, मैंने तो ये कुछ किया ही नहीं, मेरा क्या बनेगा। ये भी होता है। एक्सेसिव रिसोर्सेज, ये तब भी हो जाता है स्ट्रेस जब आपके पास रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हों, मतलब आपके पास लिंक आए जा रहे हैं, PDFs आए जा रहे हैं और आपको पता ही नहीं है कि क्या करना है। इसके ऊपर भी मैंने बताया हुआ है, जो मैंने लिंक सेंड किए थे, 7 उनको यूज़ करने का तरीका बताया था, उनमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट लिंक्स बताए थे जो आपने हर सूरत करने थे, और एक लंबा सारा पैरा लिख के बताया था कि इनको इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, इनसे बर्डनाइज नहीं होना, सारे के सारे नहीं कर सकते आप कभी भी, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, आपको वही यूज़ करने हैं जो आपके लिए यूज़फुल हैं। डन है। तब हम बताते हैं कि इनको अवॉइड कैसे करना है। सबसे पहले ये देखना छोड़ो कि फलाना लड़का या फलानी लड़की क्या कर रही है, ये देखो कि आप क्या कर रहे हो, आपकी क्या परफॉर्मेंस है। डन हो गया। अब ये कैसे होगा कि कोई बच्चा आके कहता है मैंने उस बुक में ये पढ़ लिया, मैंने स्टार वाली बुक उठाई थी उसमें ये लिखा हुआ था, और आप पढ़ रहे हो किप्स को, तो आपने उसकी बातों से वो नहीं हो जाना, परेशान नहीं हो जाना कि इसने तो वो वाली बुक पढ़ ली, मैंने तो वो नहीं पढ़ी। और बंदे को ये होती है घबराहट सी, टेंशन सी कि मैं तो वो नहीं पढ़ रहा, अगर वो वाली बुक ज़्यादा अच्छी हुई तो। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। तमाम की तमाम बुक्स में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होता है जो दूसरी बुक में नहीं होता, जो उन दोनों को डिफर करता है। तो सब बुक्स अच्छी होती हैं, आपने जो एक पकड़ी है उसके पीछे ही रहना है। अगर वो बुक अच्छी नहीं थी तो फिर उसको चेंज कर लो, मतलब वो बिल्कुल ही अच्छी नहीं थी तो उसको चेंज कर लें। लेकिन अगर वो अच्छी थी, आपको बस वैसे ही लग रहा है कि एक आधे पॉइंट की वजह से जो दूसरी बुक में था और आपके पास नहीं था, तो आपने परेशान नहीं होना। सबसे पहली बात, दूसरों को नहीं देखना, अपने आप को देखना है, अपना काम रोजाना करना है। और जो फिजिकल एकेडमी या टेस्ट वाले बच्चे हैं उनको एक स्केड्यूल मिला हुआ है, आप उस स्केड्यूल को फॉलो क्यों नहीं करते। आपको जो नेक्स्ट डे टेस्ट है, आप वो असाइन टेस्ट तैयार करें। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंस वो होनी चाहिए। ठीक है, वो टेस्ट तैयार करें, उसके बाद किसी और टेस्ट की तरफ जाएं, किसी और पढ़ाई की तरफ जाएं। आपका अगर वो टेस्ट टाइमली तैयार हो रहा है, इसका मतलब है आपकी परफॉर्मेंस 100% है। 100%। ठीक है, परेशान नहीं होना, आपकी परफॉर्मेंस 100% है। अगर आप रोजाना का काम क्या था, आपका टेस्ट जो कहीं किसी भी एकेडमी में हो रहा है, वो आपने टेस्ट रोजाना पढ़ लिया, तो वही आपकी जो है ना परफॉर्मेंस है। अगर आपने रोजाना वो तैयार कर रहे हैं, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस आ रही है, 90% तक मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आप MD कैट के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ठीक है, बस रोजाना का काम रोजाना करना है, और कुछ MD कैट में बड़ा करने की जरूरत नहीं होती। बस रोज का काम रोज, कि जो टेस्ट मिले वो टेस्ट तैयार करो। अच्छा हो गया। अब उसके बाद आते हैं एक और बात की तरफ कि टेस्ट रोजाना तैयार कर लिया सर जी, अब क्या करें। अब फिर भी स्ट्रेस नहीं जा रहा। सेटिस्फेक्शन ये कि आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, जो आप पढ़ रहे हो, जिस तरह फ्रेशर बच्चा है वो PTB से पढ़ता है और फेडरल से पढ़ता है, उसको इस पर सेटिस्फाई होना है। और जो आपका रिपीटर बच्चा है वो डिफरेंट रिसोर्सेज से पढ़ता है, जो भी रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं आपने उसके ऊपर सेटिस्फाई होना सीखना है। क्योंकि आप जब तक ये नहीं मानेंगे कि इतना काफ़ी है, आपको तसल्ली नहीं होगी और आप प्रेशर में रहोगे। तो आपको अपने रिसोर्सेज पर जो आप यूज़ कर रहे हैं उन पर यकीन होना काफ़ी ज़रूरी है। तो इसलिए आप अच्छे रिसोर्सेज यूज़ करें, और जो भी रिसोर्सेज आप यूज़ करें अच्छे ही होते हैं, बस आपको उनको यूज़ करना आना चाहिए प्रॉपर वे में। और एक्सेसिव रिसोर्सेज को मैंने बताया कि एक तो मैंने अपने व्हाट्सएप वाले चैनल में बता दिया था कि ये वाले लिंक्स हैं, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड MCQs हैं जो आपने करने हैं, और टॉपिकल MCQs का भी एक लिंक भेज दिया था। कुछ बच्चों से वो नहीं ओपन हो रहा था, तो फ्री वाले टॉपिकल MCQs का लिंक भी भेज दिया था, तो आप वहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, और वहाँ से भी छोड़ें, आप पास पेपर सबसे पहले क्यों नहीं करते डिफरेंट प्रोविंसेस के। इतने सारा रिसोर्सेज आपके पास हैं, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है पास पेपर, उसके बाद आते हैं मोस्ट रिपीटेड फ्रॉम पास पेपर, उसके बाद आते हैं आपके टॉपिकल MCQs किसी अच्छी एकेडमी के। ठीक है, जो रेगुलर टेस्ट हो रहे हैं वो आपको फ्री में मिल जाते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। जो घर बैठे हैं, जो एकेडमी जा रहे हैं वो तो वही फॉलो करेंगे, और मोस्ट रिपीटेड और पास पेपर साथ कर लेंगे। डन हो गया। और आपने सेटिस्फाई होना है अपनी तैयारी से। वो सेटिस्फाई ऐसे होंगे जब आप पास पेपर सॉल्व करेंगे और आप उसमें 90% 95% तक स्कोर करेंगे। पास पेपर में आपका स्कोर 95% होना चाहिए। ठीक है, तब आप अगर आप उतना स्कोर करते हैं तो समझ लें आप इस काबिल हैं कि सेटिस्फाई हो सकें। ठीक है, तो ये था आज की हमारी वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको इससे थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ होगा। और टाइम टेबल वाली जो वीडियो है वो हम इंशाल्लाह कल अपलोड कर देंगे।